विनगार्टन इक्वेशंस में हमारे पास क्या होगा कि लेट पी बी ए पॉइंट ऑन कर्व ऑन सरफेस है, यानी ये हमारे पास कोई सरफेस है या ये हमारे पास कोई सरफेसेस है, इसके ऊपर कोई कर्व है और ये एक पॉइंट पी है, इसकी टू डायरेक्शन होंगी यू एंड वी, यू एंड वी। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट, देखो विनगार्टन इक्वेशन को आपको क्या लिखना है, लेट ए कैपिटल पी यू वी बी ए पॉइंट on the surface as on the surface, let P be a point on the curve of the surface, on the curve of the surface, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं कि एक ये जा रहा है हमारे पास है R1 वेक्टर और एक जाएगा हमारे पास है R2 वेक्टर। देन अगर P भी पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ द सरफेस के ऊपर है, देन R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, देन R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर आर टेंजेंशियल वेक्टर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल वेक्टर, क्योंकि आप जानते हैं कि R1 वेक्टर हमारे पास क्या होता है, डेल R वेक्टर बाई 1 का मीन्स क्या होता है U और 2 का मीन्स क्या होता है V, डेल R अपॉन डेल V, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि लेट P बी ए पॉइंट ऑन द कर्व ऑन द सरफेस, देन R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर आर टेंजेंशियल वेक्टर। उसी के अंदर ये हमारे पास है T टेंजेंशियल होता है और एक नॉर्मल और होता है n कैप जो डायरेक्शन n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर के। तो हम साथ साथ ये भी बोलेंगे प्रीवियस लेक्चर की वजह से कि सिंस n कैप इज परपेंडिकुलर, सिंस n कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर, डायरेक्शन हो जाएगी n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर। सो n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर सेम लाइन लिखेंगे, सो n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर और ऑल्सो टेंजेंशियल वेक्टर, ठीक है। अब अगर मेरे पास n1 n2 टेंजेंशियल वेक्टर है एंड स्मॉल r1 स्मॉल r2 टेंजेंशियल वेक्टर है, तो हम इनको एक लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। देखो ऊपर वाले भी हमारे पास क्या है, टेंजेंशियल वेक्टर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, इसी प्रकार n1 एंड n2 भी n कैप के परपेंडिकुलर है और ये भी हमारे पास क्या है, टेंजेंशियल वेक्टर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो हम क्या लिखेंगे, i.e. n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर कैन बी रिटन एज, i.e. n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको हम आगे LC लिखेंगे जब आप फर्स्ट पेपर एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, आपका पेपर है ना AA एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लीनियर स्पान आप वहां पढ़ोगे। लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर स्पान ये वही वाला लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर, ऑफ r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। सो आप किस प्रकार से लिख सकते हो कि n1 वेक्टर इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा r1 वेक्टर कुछ कांस्टेंट आ जाएगा प्लस एक आ जाएगा r2 वेक्टर, इसको हम इक्वेशन 1 लेंगे, एंड दूसरा हमारे पास आ जाएगा n2 वेक्टर, उसके अंदर कांस्टेंट c लेंगे, r1 वेक्टर d r2 वेक्टर, वेयर ABCD क्या है, कांस्टेंट, और वेक्टर में कांस्टेंट की बजाय आप क्या बोलोगे, स्केलर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे वेयर A B C एंड D और स्केलर्स, ये हमारे पास क्या है भाई, स्केलर्स, ठीक है। अब देखो अगर मैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए अगर मैं इक्वेशन 1 को r1 वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, r1 और डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, तो मैं लिख देना कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ये इसको दिखा दो कि अगर आप r1 वेक्टर मतलब डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, r1 वेक्टर डॉट a r1 वेक्टर प्लस b r2 वेक्टर,
तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर डॉट N1 वेक्टर, ये हो जाएगा A इंटू R1 वेक्टर का होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा B R1 इंटू R2। और फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही 2 मत ले लेना, एक बार इक्वेशन 1 से ही देखेंगे, मतलब इक्वेशन 1 को एक बार R1 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, फिर R2 से, फिर इसी प्रकार इक्वेशन 2 को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड R2 से। क्यों करेंगे ये भी पता चल जाएगा। एक बार इक्वेशन 1 को फिर से किससे करूं मैं, R2 से। तो ये R2 वेक्टर डॉट N1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, यानी बोथ साइड डॉट प्रोडक्ट कर दिया R2 वेक्टर का, और इस साइड में आ जाएगा 2 वेक्टर। कहने का मतलब ये जो इक्वेशन 1 है, एक बार तो मैंने बोथ साइड R1 वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, एक बार बोथ साइड R2 वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। R1 वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये बन गया, और R2 वेक्टर से मेरे पास मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन जाएगा, A R1 R2 प्लस B R2 वेक्टर का होल स्क्वायर। अब आप बताइए सेकंड फंडामेंटल थ्योरम में R1 डॉट L1 कितना होता है, माइनस L। देखो ध्यान दो, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम में L इज इक्वल टू माइनस N1 डॉट R1 वेक्टर था, M इज इक्वल टू माइनस N1 R2 और R1 N2 था, R1 N2 ऐसे था। तो ये मेरे पास कितना बन गया L, ये हमारे पास कितना आ जाएगा L, और ये माइनस साइन इस साइड में लगाएंगे। एंड फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में R1 स्क्वायर क्या होता है, E होता है, तो ये क्या आ जाएगा कैपिटल E प्लस B R1 R2 फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में क्या होता है F, ये हमारे पास क्या होता है F। और अगर इधर से देखें तो R2 डॉट N1 ये बनेगा M बट माइनस का, और ये A R1 R2 क्या हो जाएगा F प्लस B R2 का होल स्क्वायर क्या होता है G। देखो R2 का होल स्क्वायर क्या होता है G, इसलिए मैंने बोथ साइड में इसे R1 से मल्टीप्लाई किया एंड R2 से मल्टीप्लाई किया, ताकि मैं इसको सेकंड फंडामेंटल एंड फर्स्ट फंडामेंटल में ढाल सकूं। ये काम वेनगार्टन ने किया था, इसलिए इसकी जो इक्वेशन आई उसको नाम दिया जाएगा वेनगार्टन इक्वेशन। ठीक है, वो जानता था कि अगर ये दो, उन्होंने प्रैक्टिस में किया कि R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर टेंजेंशियल वेक्टर हैं एंड N1 एंड N2 टेंजेंशियल वेक्टर, तो इसको एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, और बोथ साइड R1 डॉट R2 डॉट से डॉट प्रोडक्ट करने पर आपको उनके पास E F G L M N यानी फर्स्ट फंडामेंटल सेकंड फंडामेंटल का एक इनडायरेक्टली रिलेशन लेके आए, और ये काम वेनगार्टन ने किया, इसलिए इसकी जो इक्वेशन निकलेगी वो वेनगार्टन के नाम से जानी जाएगी। अब देखो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 एंड 2 है, थोड़ा सा इधर लिख लिया, जरूरत होगी। अब देखो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आई और एक इक्वेशन हमारे पास है ये आई। इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई प्लस बी एफ, ये एल इधर जाएगा तो प्लस एल इज इक्वल टू 0, एंड इस वाली इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस बी जी, ए एफ प्लस बी जी माइनस का m इधर जाएगा तो प्लस का m इज इक्वल टू 0, प्लस का m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमने क्या किया था, ये कांस्टेंट माने थे ना, एक प्रकार से स्केलर्स हैं a एंड b, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, a b की वैल्यू क्या आएगी एंड हमारे पास c d की वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ से आप ये a इक्वल है, b इक्वल है और कांस्टेंट 1 इक्वल है, तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। यूनिट फर्स्ट में मैंने काफ़ी सारे लेक्चर में बताया था कि आपको a अपॉन लिखना है, b अपॉन लिखना है और आगे 1 अपॉन लिखेंगे, उसमें x y z होता था, इसमें a b एंड अचर या कांस्टेंट 1 लेंगे, और ये हमेशा प्लस, ये हमेशा माइनस और ये प्लस। देखो a को लिखना है, a को छुपाओ, b के कोफिशिएंट लिखो f है और इसके नीचे रो कॉलम के तौर पे f एंड g, l एंड m। फिर b को लिखना है तो e और f, इसकी रो, इसका कॉलम e f और ये l एंड m। फिर अचर का लिखना है यानी कांस्टेंट, तो a भी नहीं लिखने, a और b तो कॉमन थे, e f एंड g, e f एंड g, e f एंड g। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, f m माइनस जी एल। इसको सोल्व करेंगे साथ साथ माइनस साइन भी अंदर ले आओ, तो पहले एल एम हो जाएगा, पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एल एम
ये हमारे पास बी वाले में आएगा, तो बी को छुपाएंगे, बी को, तो ई और एफ, ये देखो भाई ध्यान से, ई और एफ है और ये एल और एम है, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन एफ एल माइनस ई एम, एंड ये कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास है ई जी माइनस एफ स्क्वायर। ठीक है, ये कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ई जी माइनस एफ स्क्वायर। या ए की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये इस साइड में या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बी की वैल्यू निकालेंगे ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एफ एम माइनस जी एल अपॉन ई जी माइनस एफ स्क्वायर, ई जी माइनस एफ स्क्वायर, एंड बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एफ एल माइनस ई एम अपॉन ई जी माइनस एफ स्क्वायर। अब आप ये बात जानते हैं कि चूंकि ई जी माइनस एफ स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर के। रिलेशन करवाया था ना, फंडामेंटल कोफिशिएंट्स का रिलेशन था ई एफ जी एंड एच का। सो मेरे पास एक्चुअली ई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एफ एम माइनस जी एल अपॉन एच स्क्वायर, एंड बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एफ एल माइनस ई एम अपॉन ई जी माइनस एफ स्क्वायर, सॉरी ई जी माइनस एफ स्क्वायर की जगह में क्या रखना है, एच स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल एच स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल एच स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ए एंड बी कहाँ पर रखेंगे, स्केलर इक्वेशन 1 में। तो हमको क्या बोलना है, पुट वैल्यू स्मॉल ए एंड बी इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास से, n1 वेक्टर इज इक्वल टू a इंटू r1, और a की वैल्यू क्या आ गई, एफ एम माइनस जी एल अपॉन एच स्क्वायर इंटू r1 वेक्टर प्लस b इंटू r2, b की वैल्यू क्या है, एफ एल माइनस ई एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू r2 वेक्टर, यानी a के साथ क्या आ गया, r1 एंड b के साथ क्या आ गया, r2। ओके, अब ये एच स्क्वायर कॉमन है, इधर ले आओ, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, कैपिटल एच स्क्वायर n1 वेक्टर इज इक्वल टू एफ एम माइनस जी एल इंटू r1 वेक्टर प्लस एफ एल माइनस ई एम इंटू r2 वेक्टर। ये हमारे पास कहलाएगा विन-गार्टन इक्वेशन। तो हम बोलेंगे विच इज नोन एज विन-गार्टन इक्वेशन, विच इज नोन एज विन-गार्टन इक्वेशन। ठीक है, तो विन-गार्टन इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, एच स्क्वायर n1 वेक्टर इज इक्वल टू एफ एम माइनस जी एल r1 प्लस एफ एल माइनस ई एम इंटू r2 वेक्टर। ठीक इसी प्रकार देखो, ये तो हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन 1 को लेके, फिर ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। पहले मैं इसको बोथ साइड r1 से डॉट प्रोडक्ट करूंगा, फिर मैं दोनों साइड में r2 से डॉट प्रोडक्ट करूंगा, c एंड d की वैल्यू निकाल के लाऊंगा, वो भी मेरे पास क्या आएगी, एक विन-गार्टन इक्वेशन। सिमिलरली इसको हम निकाल के लाएंगे c एंड d, वो भी मेरे पास क्या आएगा, विन-गार्टन इक्वेशन। तो मेरे पास विन-गार्टन की 2 इक्वेशन आ जाएंगी, तो इसको क्या बोलेंगे, विच इज नोन एज फर्स्ट विन-गार्टन इक्वेशन। याद रखना, ये मेरे पास क्या कहलाएगी, फर्स्ट विन-गार्टन इक्वेशन। एंड हम लिखेंगे सिमिलरली इक्वेशन 2 क्या थी भाई, ध्यान दो, n2 वेक्टर इज इक्वल टू c r1 वेक्टर प्लस d r2 वेक्टर। तो सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा, तो सिमिलरली से हमारे पास मतलब रहेगा, आप इधर नोट लगा के लिख लेना, सॉरी रफली लिख लेना, बॉक्स में एग्जाम में तो आपको लिखना नहीं है। सिमिलरली का मतलब क्या आ गया, n1 की जगह तो क्या रिप्लेस करोगे, n2, l की l m n चेंज होंगे। देखो e f g तो पहले वाले फर्स्ट फंडामेंटल थे, वो तो चेंज होने नहीं। l किस में चला जाएगा, m में, m किस में चला जाएगा, n में, एंड n किस में चला जाएगा, n में।
अगर नहीं समझ में आए तो इसके पहले R1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, R2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, ये एक इक्वेशन आ जाएगी। इधर C एंड D, यहाँ C इंटू D, फिर CD की वैल्यू निकाल के वापस इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो ठीक एक इक्वेशन आएगी। उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और डायरेक्ट आपको कैसे लिखना है, N1 की जगह का करने वाले वहाँ पे N2। तो देखो H को नहीं चेंज करेंगे, H ऐसा कैसा, N1 की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, N2 वेक्टर इज इक्वल टू EFG चेंज नहीं होंगे, M इसके आगे वाले N में चला जाएगा, माइनस G इंटू L इसके आगे वाले M में चला जाएगा, R1 की जगह R1 रहेगा, प्लस EFG ऐसे कैसे रहेंगे, तो L किस में चला गया, M में, L किस में चला गया, M में, माइनस E ऐसा कैसा, M किस में चला जाएगा, N में, और इनटू में क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर, एंड इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास है R2 वेक्टर। तो इसको आप रफली लिख लेना, आपको ये एग्जाम में तो लिखना नहीं है ताकि आपके याद रह जाए, और ये कितना आ जाएगा, R2 वेक्टर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई विनगार्टन की इक्वेशन, इसको बोल देंगे दूसरी इक्वेशन आई है तो बोल देंगे विच इज नोन एज सेकेंड विनगार्टन इक्वेशन, विच इज नोन एज सेकेंड विनगार्टन इक्वेशन, सेकेंड विनगार्टन इक्वेशन। ये हमारे पास विनगार्टन की सेकेंड इक्वेशन कहलाएगी। EFG चेंज नहीं होंगे, R1 R2 चेंज नहीं होंगे, और केवल N1 की जगह N2, M की जगह N, मतलब इसे जस्ट आगे वाला M का N, L का M, L का M, M का N। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो गई, विनगार्टन की इक्वेशन।